डायरेक्ट नहीं होता है। ये बोल रहा था ये तो कैसे छापना वो लिखने के लिए भी स्कैन या फिर वो करना तो पड़ेगा ना इसको। गलत जगह पे जाने कैसे ही होगा ना, इससे बोला कहाँ जाने ऐसे नहीं समझा है तो ये देख लो बहुत जमीन है, बहुत जमीन है। जीएलएस के बाहर एक वो जगह है अच्छा है सोशल होगा Okay, all of you, last Sunday we have started derivatives, right? Last Sunday derivatives start किया था, उसमें हमने I think 2 या 3 रीडिंग्स कवर किए थे, है ना? मैंने आपको बेसिक सारी चीजें बताई थी कि डेरिवेटिव्स क्या होता है, राइट? व्हाट डू यू मीन बाय डेरिवेटिव्स? फिर एक्सचेंज क्या होता है वर्सेस ओटीसी क्या होता है, बराबर? फॉरवर्ड क्या होता है, फ्यूचर्स क्या होता है, राइट? फ्यूचर्स में जो डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स थे, मार्जिन और स्क्वेयरिंग ऑफ, ये सब हमने सीखा था। और फिर हेजिंग होता है, डेरिवेटिव के यूजेस, डेरिवेटिव के रिस्क्स, ये सब था, बराबर? सो वी हैव कवर्ड द बेसिक एस्पेक्ट्स, वी हैव कवर्ड ऑल द बेसिक एस्पेक्ट्स। अभी हम आगे जाएंगे तो 24 वाली बुक में जो चैप्टर है आर्बिट्राज, रेप्लिकेशन एंड कॉस्ट ऑफ कैरिंग प्राइसिंग डेरिवेटिव्स,
तुम वो वाला चैप्टर निकालो। क्या नंबर है? 71 24 में रीडिंग 71, 23 में रीडिंग 51। ओके ब्रॉडली स्पीकिंग ये जो हम चालू कर रहे हैं ना, दैट इज कॉल्ड प्राइसिंग। प्राइसिंग ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स और फॉरवर्ड के साथ फ्यूचर्स भी, फॉरवर्ड के साथ फ्यूचर्स भी। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो LOS-A है, they have highlighted no arbitrage condition. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो व्हाट इज आर्बिट्राज। व्हाट इज आर्बिट्राज, राइट? तो आर्बिट्राज का क्या मतलब है कि सेम एज डिफरेंट मार्केट। आर्बिट्राज एक बार डेफिनेशन में लिख लो, ट्रेड दैट seeks to make a riskless profit by taking opposite positions in different markets. So at the simplest level, suppose there is a stock. Sorry, ये ना देख, रीडिंग 71 लिखा होगा, पेज नंबर नहीं होगा, रीडिंग वाइज लिखा होगा, रीडिंग 71। हाँ नंबर बता देना, पेज नंबर। सीएफ तो मुझे खोलने नहीं दिया पेज नंबर। कौन सी बुक से? बीकॉम वाली बुक से पढ़। म्यूट करके नहीं जाते उसका। नहीं देता। रिकॉर्डिंग देखो। नेवर डे। Yes, so what I have written, trade that seeks to make a riskless profit by taking opposite positions in different markets. या तो different markets या we can say market segments. तो सिंपल एग्जांपल के कोई स्टॉक XYZ है, NSE में भाव चल रहा है 501, DSE में चल रहा है 503। तो जहां पे सस्ता है खरीद लो, महंगा है वो बेच लो, मतलब ऑपोजिट पोजीशंस हुए अलग अलग मार्केट्स में, बिना कोई रिस्क लिए 2 रुपए का प्रॉफिट, राइट? सो दिस इज योर आर्बिट्राज। और फाइनेंस में आर्बिट्राज का लॉजिक बहुत ज्यादा यूज होता है। किस तरह से कि आई कैन प्रूव टू यू लॉजिकली कि अगर 2 रुपए का ऐसा प्रॉफिट है तो ये तो हर कोई करने लगेगा, मतलब हर कोई NSE पे बाय करेगा और हर कोई यहाँ पे सेल करेगा, तो यहाँ भाव बढ़ेगा, यहाँ भाव घटेगा, एंड सो एट बोथ द एक्सचेंजेस प्राइस शुड बी 502। तो इसलिए बहुत सारी प्राइस की जो फॉर्मूला होती है फाइनेंस में, उसमें भी ऐसा लॉजिक लगाते हैं कि भाव ये होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि नहीं होगा तो लोग आर्बिट्राज करेंगे, और जैसे आर्बिट्राज होता है तो आर्बिट्राज की वजह से भाव
जो सही होने चाहिए वहां पे पहुंच जाते हैं. सो दैट इज व्हाई आर्बिट्राज इज सो फ्रीक्वेंटली यूज्ड. ठीक है. और कभी कभी क्या होता है कि ये तो मैंने सिंपल एग्जांपल दे दिया कि एक ही स्टॉक है, बराबर, बट समटाइम्स थोड़ा आपको मेहनत भी करना पड़ सकता है, राइट. सपोज अभी आप लोग बैठे हो ये वाली चेयर पे, राइट. अपने यहाँ ये जो स्टडी की चेयर्स है वो क्या है, एक चेयर है और उस पर डेस्क लगा हुआ है. यस और नो. एक चेयर है, चेयर के ऊपर डेस्क लगा हुआ है रेडीमेड, बराबर. तो सपोज अहमदाबाद में चेयर प्लस डेस्क 2000 रुपए में बिक रहा है, बराबर. और मैं अहमदाबाद से 100 किलोमीटर दूर कोई छोटा सा टाउन है वहां देखता हूँ कि यार चेयर तो 1400 रुपए की है और डेस्क भी अलग से मान ले 300 रुपए में जुड़ रही है, मिल रही है. चेयर 1400 की है, डेस्क 300 का है, और कोई मिस्त्री है मेरे पास, वो ज्यादा से ज्यादा और 100 रुपए लेगा और मेरे को दोनों कनेक्ट कर देगा. तो दिस इज अ पैकेज, इजंट इट. चेयर प्लस डेस्क दोनों को कंबाइन कर सकता हूँ. फिर भी इसकी कीमत क्या होगी, 1750. सो अगेन इट्स अ प्रॉफिटेबल आर्बिट्राज के 100 किलोमीटर दूर जाके जो कंपोनेंट्स है वो अलग से खरीदूं, उसको कंबाइन करूं और फिर आर्बिट्राज करूं कि आई विल बाय दिस बट देन सेल योर, राइट. तो कई बार आर्बिट्राज में ऐसा भी करना पड़ता है. और ये जो मैंने कॉम्बिनेशन बनाया ना, फैंसी वर्ड्स में इसको बोलते हैं रेप्लिकेटिंग पोर्टफोलियो. फैंसी वर्ड्स में इसको क्या बोलते हैं, रेप्लिकेटिंग पोर्टफोलियो. कई बार जो आपको आर्बिट्राज करना है ना, एक साइड है वो रेडीमेड है, दूसरी साइड है वो अलग अलग चीजों को कंबाइन करके बनाना पड़े. तो दैट जो बनाना पड़ता है दैट इज कॉल्ड रेप्लिकेटिंग पोर्टफोलियो. ठीक है. तो दीज आर सम बेसिक टर्म्स. उन्होंने सेकंड पेज पे लिखा है रेप्लिकेशन, जस्ट फॉर योर रेफरेंस. बाकी तो मैं समझाता हूँ. ओके, इतना क्लियर है. यस सर. ऑनलाइन फाइन. Yes, sir. ओके. अच्छा, now we come to the main part. See, suppose forward contract है, forward contract on gold 1 तोला 1 मंथ, बराबर. एक महीने के बाद 1 तोला सोना हम लोग एक्सचेंज करेंगे. कोई खरीदेगा, कोई बेचेगा, और उसका अभी से भाव, दैट प्राइस इज कॉल्ड फॉरवर्ड प्राइस, नक्की करना है. इन टर्म्स ऑफ सिंबल दिस इज कॉल्ड F0, बराबर. सपोज मैं जो हूं वो सेलर हूं, बराबर, और आप स्टूडेंट्स हैं, आप लोग बायर हो, बराबर. और आज हम लोग बैठे हैं, नेगोशिएट कर रहे हैं. तो आप मुझसे पूछोगे कि सर 1 महीने बाद सोना चाहिए हमको, कौन से भाव पे दोगे, अभी से नक्की करने का, राइट. तो मैं आपको क्या भाव दूंगा, व्हाट प्राइस विल आई कोट टू यू. सो ऐसे ही प्राइस तो बता नहीं सकता, मुझे क्या सोचना पड़ेगा कि चलो अभी स्पॉट प्राइस क्या है, क्या अभी क्या आई थिंक 5,000 चल रहा है, 63,000 रुपीज स्पॉट का भाव चल रहा है, बराबर.
सिंबॉलिकली दिस इज कॉल्ड S0। तो मैं क्या सोचूंगा, क्या मेरे को 1 महीने बाद इसको डिलीवर करना है सोना, तो अभी ले लेता हूं गोल्ड, आई विल परचेज टुडे एंड आई विल हैव टू कीप गोल्ड विद मी फॉर 1 मंथ, राइट। और गोल्ड खरीदने के लिए 63,000 रुपए चाहिए, तो रुपए तो है नहीं मेरे पास, वो बोरो करूंगा। तो बोरो करूंगा तो इंटरेस्ट रेट, राइट, सपोज इंटरेस्ट रेट इज 12% पर एनम, बराबर। तो दैट मीन मेरे को 63,000 1 महीने के लिए रखना पड़ेगा, मतलब फाइनेंसिंग लेना पड़ेगा। तो मेरा रीपेमेंट कितना होगा, मुझे रीपेमेंट कितना करना पड़ेगा। अपना टाइम वैल्यू का क्या फॉर्मूला होता है, FP = PV 1 + R/100 raised to n। सो 63,000 12% मतलब 1.12 raised to 1/12, ऐसा नो करो, क्या आंसर आ रहा है। 63,597.8 कितना आया, 63,597.8 63,597.7, so almost 63,598, बराबर 63,598 रुपीस। तो मैं आपको ये भाव कोट करूंगा कि ठीक है, आपको 1 महीने के बाद सोना खरीदना है ना, तो we can settle at this price. I will sell to you after 1 month at 63,598। समझ में आ रहा है। इससे कम तो मैं तो बोलूंगा नहीं, वरना मेरे को नुकसान होगा, और इससे ज्यादा बोलूं तो आप मानोगे नहीं, क्योंकि ये सारा डेटा आपके पास भी है। समझ में आ रहा है। सो दिस इज द ओनली प्राइस एट विच ट्रांजैक्शन कैन बी अग्रीड। तो ये आपका 63,598 हो गया फॉरवर्ड प्राइस। एंड इन टर्म्स ऑफ सिंबल, फॉरवर्ड प्राइस मतलब F0, ये कहां से आया, 63,000 स्पॉट प्राइस था, और 1.12 मतलब 1 + R, R अगर डेसिमल में रखो तो रेज टू T। समझ में आया। तो ये आपका फॉर्मूला हुआ, दिस इज योर फॉरवर्ड प्राइस। और बुक में पढ़ोगे ना, तो उन लोगों ने बहुत ज्यादा टाइम पास करा है। वो लोग क्या बोल रहे हैं कि फॉरवर्ड प्राइस का क्या आंसर आया, 63,598, बराबर। सपोज मार्केट में फॉरवर्ड प्राइस 63,700 रुपए चल रहा है, फॉर सम रीजन मार्केट में सपोज गलती से 63,700 रुपए चल रहा है। अब हमारा कैलकुलेशन बोलता है कि फॉरवर्ड प्राइस इतना होना चाहिए, दिस इज द फेयर वैल्यू, दिस इज द फेयर प्राइस। तो 63,598 के सामने 63,700 चल रहा है, मतलब इसका मतलब क्या होगा, फॉरवर्ड इज एक्सपेंसिव, महंगा है। जो चीज महंगी है उसको क्या करते हैं, बेचते हैं। सो यू सेल फॉरवर्ड एंड बाय स्पॉट। ये आप आर्बिट्राज कर सकते हो, डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। स्पॉट बाय करोगे, सोना कितने में आएगा, 63,000। 63,000 के लिए पैसा चाहिए, बोरो करोगे, तो बोरो करोगे तो लोन रीपे कितना करना पड़ेगा, 63,598। और आपने फॉरवर्ड में तो कितने में बेचा है, 63,700। तो 102 रुपए आपके पास एक्स्ट्रा आर्बिट्राज का आ जाएगा। सर रेट और समझाओ ना, सर रेट 12% का इतना, सॉरी रेट 12% का मैं इनशू सर, वो तो जो भी मार्केट में रेट चल रहा है बोरोइंग लेंडिंग का, मतलब वी हैव जस्ट अज्यूम्ड ये मार्केट में क्या रेट है, दिस इज द रिस्क फ्री रेट। तो जैसे इंडिया में भी प्रैक्टिकली 7.5-8 तक मान सकते हो, बट वो तो एक इनपुट है, उसमें और कुछ नहीं। इज दिस क्लियर। तो बिकॉज ये आर्बिट्राज होगा, बिकॉज ये आर्बिट्राज होगा, सो वी से क्या आर्बिट्राज होगा, इसके कारण ये भाव ज्यादा देर तक रह नहीं सकता। और सिमिलरली कि अगर गलती से भाव
63,300 कोई बोल रहा है फॉरवर्ड में, गलती से सपोज मार्केट में कोई 63,300 बोल रहा है, तो क्या हुआ, फॉरवर्ड सस्ता हुआ, राइट? फॉरवर्ड इज सस्ता मतलब अंडर वैल्यू, तो आप क्या कर सकते हो, बाय फॉरवर्ड एंड सेल स्पॉट। ओके, सपोज आपके पास सोना पड़ा है, आप सोना बेच दो मार्केट में, तो 63,000 रुपया मिलेगा, उसको इन्वेस्ट कर दो 1 महीने के लिए, बराबर। और साइमल्टेनियसली फॉरवर्ड में सोना खरीद लो 63,300 पे, 1 महीने के बाद आपने जो 63,000 इन्वेस्ट किया था वो इतना बन जाएगा 63,598, उसमें से 63,300 दे देने का, तो फिर से आपके पास गोल्ड आ जाएगा, बट 298 रुपीज आपका आर्बिट्राज प्रॉफिट बन जाएगा। सो द पॉइंट इज कि मार्केट में ये जो आंसर है अपना, उससे ना तो ज्यादा ना तो कम भाव हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वरना आर्बिट्राज हो जाएगा, राइट? आर्बिट्राज इज लाइक गब्बर सिंह, बेटा सो जा वरना गब्बर आ जाएगा, तो सही भाव होने चाहिए वरना आर्बिट्राज हो जाएगा। दैट इज द लॉजिक, अंडरस्टूड? एंड दिस इज आवर बेसिक फार्मूला। सी L1 के सिलेबस में ना मुझे सब नंबर्स देके आपको समझाना पड़ेगा, बट 99% सिलेबस ऐसा है कि कोई सम नहीं पूछेंगे, they will not ask you numericals, but you have to understand the concepts, ठीक है? तो ये लिख लो, पूरा लिख लो, ये बुक में खो जाओगे, ये लिख लो एक बार। ऑनलाइन यू आर फॉलोइंग ऑल ऑफ यू? यस, बोलो। सॉरी, फॉर्मूला 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 हाँ, तो S0 1 plus R raised to T, આપણે અહીંયા કર્યું ને, S0 is what, 63,000, 1 plus R એટલે 1.12, અને ટાઈમ ઇન ટર્મ્સ ઓફ યર એટલે 1 મંથ હતો એટલે 1/12. हाँ बोलो। मानी लो सेलर है, गोल्ड पर इंश्योरेंस ले, ज्वेलर इंश्योरेंस ले, सॉरी, ज्वेलर इंश्योरेंस ले गोल्ड पर, तो ये कॉस्ट में ऐड है, कोई भी बीजी कॉस्ट है, स्टोरेज कॉस्ट, इंश्योरेंस, व्हाटएवर ये है, वी विल सी दैट आल्सो। बोलो, रब करूं? यस सर।
नाउ सी, ये हमारा बेसिक फॉर्मूला बन गया, F0 इज इक्वल टू S0 1 प्लस R रेज टू T, और उसका बेसिक फाउंडेशन क्या है, यही है कि फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस R बाय 100 रेज टू N। अच्छा, नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि इसके वेरिएशंस आएंगे। एक तो क्या वेरिएशन आएगा कि सपोज ये गोल्ड था, बराबर, अगर गोल्ड अभी मैं खरीद रहा हूं 63,000 का है, सपोज एक महीने का स्टोरेज कॉस्ट 1000 हो, तो सपोज एक महीने का स्टोरेज कॉस्ट 1000 है, तो एक्स्ट्रा कॉस्ट हो जाएगा ना, राइट? मतलब इफ एनी अदर कॉस्ट आर गिवन, तो क्या करने का, S0 प्लस U और फिर 1 प्लस R रेज टू T। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, सपोज जो आपका एसेट है वो मान लो गोल्ड नहीं है, वो कोई शेयर है, सपोज जो आपका एसेट है वो कोई स्टॉक है, कोई शेयर है, उसके ऊपर 3 महीने का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है, उसके ऊपर 3 महीने का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन 1 महीने के बाद आपको उस पर डिविडेंड मिलने वाला है, यू आर गोइंग टू रिसीव सम डिविडेंड। सो अगेन, अगर कोई एक्स्ट्रा खर्चा है तो वो ऐड होगा, और कोई एक्स्ट्रा इनकम आती है तो वो माइनस होना चाहिए, राइट? सो वी विल राइट S0 प्लस U minus I 1 plus R raised to T. This is a comprehensive formula. But remember कि ये जो स्पॉट प्राइस है वो तो आज का होता है। कई बार क्या होगा, ये स्टोरेज कॉस्ट, सपोज स्टोरेज कॉस्ट 1000 रुपया है, लेकिन आपको पे करना है 1 महीने के बाद। सपोज इनकम, सपोज कोल इंडिया शेयर है, उसका स्पॉट प्राइस 375 है, 3 महीने का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है, डिविडेंड आएगा 10 रुपया, बट आफ्टर 1 मंथ। सो द पॉइंट इज कि ये यू और आई अलग अलग टाइम पे हो सकते हैं, तो यू एंड आई यू हैव टू ब्रिंग इन टर्म्स ऑफ प्रेजेंट वैल्यू। समझ में आ रहा है? अगेन कैलकुलेशन हमको पूछेंगे नहीं, बट यू शुड नो कि एक्स्ट्रा कोई इनकम हो, एक्स्ट्रा कोई खर्चा हो, उसको प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में आपको लाना पड़ेगा। इज दिस क्लियर? चलो एक एग्जांपल ले ही लेते हैं अपने। सपोज कोल इंडिया का स्पॉट प्राइस चल रहा है 375 रुपीज, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर 3 मंथ्स, बराबर। आपको पता है कि डिविडेंड आने वाला है 10 रुपया आफ्टर 1 मंथ, और कुछ एक्स्ट्रा डीमैट चार्जेस भरने पड़ेंगे। ओके, डीमैट चार्जेस 5 रुपया भरने पड़ेंगे आफ्टर 2 मंथ्स, बराबर। एंड सपोज द रिस्क फ्री रेट इज 8% फॉर एनम। रिस्क फ्री रेट क्या है? 8% पर एनम। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक तो डिविडेंड 1 महीने बाद आ रहा है ना, तो प्रेजेंट वैल्यू में ले आओ, मतलब 10 डिवाइडेड बाय 1.08 रेज़ टू 1/12। तो ये डिमेट 2 महीने के बाद भरना है, तो 5/1.08 रेज़ टू 2/12। इसका आंसर क्या आया? 2 डेसिमल तक। एक मिनट,
हाँ ये क्या था 9.94 9.94 और ये 4.94 ओके so then your forward price should be 375 minus 9.94 plus 4.94 into 1.08 raised to 3/12. Find out. This 70.1 377.19. This should be the forward price. ठीक है? This is the concept. समझ में आया? रट्टा नहीं मारने का, लॉजिक से सोचो. Online fine? Yes, sir. Yes, sir. Okay. अच्छा अभी ये समझ में आया ना, ये रब करता हूं. ओके तो अगेन ये आपका बेसिक फार्मूला था. कई बार क्या होगा, आपका जो एक्स्ट्रा खर्चा है ना, सपोज यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा खर्चा यू लिखा था, बट दैट एक्स्ट्रा खर्चा कैन बी गिवन इन परसेंटेज टर्म्स. सपोज 63,000 सोने का भाव, रिस्क फ्री रेट 12%, और सपोज स्टोरेज कॉस्ट 2% दिया है. स्टोरेज कॉस्ट कितना दिया है? 2% परसेंट में दिया है. तो क्या होगा, मतलब अप्रोक्सीमेट सोचो तो 12% ब्याज है और 2% स्टोरेज कॉस्ट, मतलब आपका 12 + 2 14 हो जाएगा, राइट. बट फाइनेंस में अगर एग्जैक्ट निकालना है तो हम क्या करेंगे कि इट विल बी लाइक F0 = S0 1 + R raised to T into 1 + U raised to T, मतलब 1.12 आएगा और 1.02 आ जाएगा, राइट. दैट इज द लॉजिक अगर परसेंटेज में दिया है तो. और सिमिलरली कोई इनकम भी आपको परसेंटेज में देते हैं, अगर परसेंटेज में इनकम दिया है तो S0 1 + R raised to T वो डिवाइड हो जाएगा ना 1 + I raised to T. सपोज 12% ब्याज है, बट यू कैन अर्न इनकम ऑफ 3%, तो 1.12 upon 1.03, राइट. और स्टोरेज कॉस्ट भी है तो ये तो लगा रहेगा 1 + U raised to T, isn't it? तो ये फॉर्मूला जब आएंगे अगर सब परसेंटेज में दिया है तो. अगेन लेट अस टेक एन एग्जांपल. सपोज गोल्ड का स्पॉट प्राइस है 63,000 रुपीज. फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर 6 months. रेट इज से 8% पर एनम, और आप गोल्ड को लीज पे दे सकते हो.
and lease income is 2% per annum, right? तो फॉरवर्ड प्राइस क्या आएगा? स्पॉट प्राइस इंटू 1.08 रेज़ टू 6/12, और ये जो इनकम है वो डिवीजन में ले लो, ऐसा। कितना? 64,826.46 ठीक है, तो ये आपका फॉरवर्ड प्राइस आ जाएगा 64,826 पॉइंट समथिंग। क्लियर? अच्छा, अभी ये जो चैप्टर हमारा चल रहा है ना 71, वो चैप्टर के एंड में देखो लिखा है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन करेंसीज। मिला? दिस मच इज फाइन। आगे जाऊं? Yes, sir. वो करेंसी का उन्होंने अलग से कोई इलस्ट्रेशन नहीं दिया एग्जांपल, बट डिस्कशन में ही सब समझा दिया है। सर अपने को जैसे लीज इनकम में कोई स्पेसिफिक नहीं था टाइम के इतने टाइम बाद इनकम आएगी, तो उसका Percent सेम ड्यूरेशन के लिए कौन सा होगा? सेम के लिए गिनेगा। अच्छा, सो सपोज आप जानते हो करेंसी पे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होते ही हैं, बराबर। अब मान लो कि स्पॉट प्राइस है, हाँ स्पॉट प्राइस दिया है 83 रुपी पर डॉलर, बराबर 83 रुपी पर डॉलर। टाइम कितना? 6 मंथ्स, 6 महीने का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है। इंडिया में इंटरेस्ट रेट 8%, यूएस में इंटरेस्ट रेट 5%, ऐसा दिया होगा। एंड यू वांट टू फाइंड फॉरवर्ड प्राइस। आपको क्या फाइंड करना है? फॉरवर्ड प्राइस, बराबर। तो अलग फॉर्मूला की जरूरत नहीं है, आपको क्या सोचने का कि जो स्पॉट प्राइस दिया है ना 83 रुपीज पर डॉलर, मतलब ऐसा सोचने का कि $1 इज इक्वल टू 83 रुपीज। मतलब बात किसकी हो रही है? डॉलर की हो रही है। जो भाव दिया 83 रुपीज वो किसका भाव है? डॉलर का भाव है। सो दिस मीन्स कि डॉलर इज द एसेट। समझ में आया? किसका भाव दिया है? डॉलर का भाव दिया है। तो डॉलर क्या हुआ? एसेट। तो अमेरिका में जो इंटरेस्ट रेट होगा ना 5%, डॉलर वाला रेट, वो एक टाइप का क्या हुआ? इनकम हुआ। दिस इज नथिंग बट इनकम। सो दिस 5% you have to treat as income. આપણે જે સ્પોટ પ્રાઇસ આપ્યું છે ને એની ફોર્મેટ જોવાની, પર ડોલર આપ્યું છે તો ડોલર ઇઝ ધ એસેટ, बेस हाँ जो बेस करेंसी वो अपनी एसेट हुई। तो वो वाला जो इंटरेस्ट रेट है वो मैं कमा सकता हूँ। सी इट्स लाइक आई एम बाइंग द डॉलर, आई एम कीपिंग द डॉलर विथ मी फॉर 6 मंथ्स। तो डॉलर में जो ब्याज चल रहा है दैट इज माय इनकम। तो इसलिए जो 5% है वो इनकम, ये जो हुआ वो रिस्क फ्री रेट। तो फिर हमेशा की तरह 83 इंटू 1.08 अपॉन 1.05 और दोनों रेस टू तो 6/12 ही करने का है, राइट? तो कर लो आंसर।
87.48 कितना 87.48 87 रुपीज पर डॉलर। तो ये आपका फॉरवर्ड प्राइस होगा। एटी 4.18 आ रहा है सर। 84.1 हाँ 84.18 yes Example, yes as long as there is a difference between risk-free rates between US and India, yes तो dollar rupee depreciate होता ही रहेगा this formula for every हाँ any yes time of as long as Indian interest rate is higher than US interest rate as per this formula depreciation होगा। समझ में आया सबको? So it all depends on the way in which currency is given. Unfortunately उन लोगों ने बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरह से लिखा है, बट बुक में जो एग्जांपल उन्होंने दिया है ना, आई एम जस्ट रीडिंग द कोट, वो बोल रहे हैं 1.1 USD पर यूरो ऐसा लिखा है, राइट? तो दैट मींस यूरो का जो रेट रहेगा वो इनकम हो जाएगा, और जो यूएस का रहेगा वो फिर आर हो जाएगा। तो बस इतना याद रखना कि जो बेस करेंसी है ना, वो वाला जो इंटरेस्ट रेट है वो आपका इनकम हो जाएगा, देन एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड। ठीक है? हाँ ठीक है। ऑनलाइन क्लियर है ना? ओके, नाउ वन मोर स्लाइड वेरिएशन। वो वेरिएशन क्या है कि आप शायद जानते हो, ये जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी होता है ना, उसमें जो हमारा कंपाउंडिंग एनुअल है ऐसा कुछ है, तो ये फॉर्मूला होता है FP = PV 1 + R/100 बट कभी कभी कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग यूज होता है, तो उसमें फॉर्मूला क्या होता है? FP = PV × E⁻Rn/100, मतलब E⁻² हो जाता है। तो उसके कारण ये सारे जो फॉर्मूला है, अगर आपको रेट्स कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग बेसिस पे दे तो क्या होगा वो देखते हैं अपने। जो बेसिक फॉर्मूला होगा वो S0 E⁻RT होगा। फिर अगर कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट दिया है तो S0 E⁻R+UT, और अगर कोई एक्स्ट्रा इनकम दिया है R+U-IT, ये फॉर्मेट हो जाएगा। ठीक है, दिस इज द फॉर्मेट। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। बुक में एक एग्जांपल दिया है, कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग का प्रोसेस क्या मतलब क्या होगा? कंटिन्यूअस मतलब देख, सपोज
इंटरेस्ट रेट 12% पर एनम है, तो उसका मतलब क्या हुआ कि साल में एक बार ब्याज मिलेगा। 100 रुपए रखा है तो 12 रुपए एक बार मिलेंगे। सपोज अपना अकाउंट है तो 12 रुपए क्रेडिट होंगे एट द एंड ऑफ ईयर। अब 12% लेकिन सेमी एनुअल बोले तो 6 होंगे, समझ रहे? एवरी 6 मंथ्स 6, फिर से 6। अगर क्वार्टरली बोले तो 3 3 3 3 4 बार होगा। सपोज मंथली बोले तो 1 1 1 1 1 12 बार होगा। तो वो मैं बढ़ाता जाऊं ना, अगर मैं बोलूं डेली कंपाउंडिंग होगा, ओवरली कंपाउंडिंग होगा, देन फाइनली इट बिकम्स कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग। बट दिमाग में सेट करने के लिए ऐसा मान ले आवरली कंपाउंडिंग, हर घंटे अपने अकाउंट में अपना ब्याज जमा हो जाएगा और फिर वो ब्याज पे ब्याज मिलता ही रहेगा। तो वो जो सिस्टम है दैट इज कॉल्ड कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग, राइट? तो प्रैक्टिकली तो ऐसा होने नहीं वाला है कभी भी, बट देयर आर सम एप्लीकेशंस इन फाइनेंस, खास करके ऑप्शन प्राइसिंग में, कि जिसमें आपको ये वाला रेट यूज करना पड़ता है, तो इसलिए कभी कभी वो दिख जाता है। सो वी हैव टू बी कन्वर्सेंट अबाउट दिस फॉर्मूला, राइट? बुक में जो एग्जांपल दिया है, वो जो लास्ट टॉपिक था ना करेंसी वाला, उसके ऊपर कंसीडर अ स्टॉक इंडेक्स ट्रेडिंग एट 1550, सो दैट इज द स्पॉट प्राइस। डिविडेंड यील्ड ऑफ 1.3% और वो दिया है कंटिन्यूअसली कंपाउंडेड है, मतलब ये क्या हुआ, इनकम हुआ 1.3% कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग, रिस्क रेट 3%, अगेन कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग, और टाइम 6 मंथ्स, मतलब 6/12 0.5. So because this is continuously compounded, F0 will be S0 into E raised to R minus I, 0.03 minus 0.013 into 0.5. So 1550 into E raised to 0.017 into 0.5. कैलसी पे कैसे करोगे? कैलसी पे on your calculator you first calculate this much 0.017 into 0.5, फिर सेकंड करके ln करना तो e रेज़ टू हो जाएगा, और वो जो आंसर आए मल्टीप्लाई बाय 1550. मेक श्योर यू कैन डू इट ऑन कैलकुलेटर. ई क्या से होगा? ln सेकंड ln कलम कर दे सेकंड करके ln हां हो गया। वो जो आंसर है ना into 1550. 1563.23. हाँ बराबर है. So in this example, you and I are in percentages, but if it is in absolute values, again present value. हाँ अगर डॉलर टर्म्स में तो ये दिस इज आवर डॉलर टर्म फॉर्मूला. These are all percentage but continuously compounded. सर एक कोला में यानी परसेंटेज में एक चला दीजिए। अरे एक वैल्यू क्या आ रही है? 2.0 तो यहाँ रिपोर्ट साइड में नहीं होगी। 1.63.23 तो ई रेशो की वैल्यू है। पहले वो रेज टू में जो वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई कर दिया, फिर सेकंड करके एन लगा दिया, लगा दिया। सेकंड पहला
करने ऐसा नहीं है, इसलिए पहला खुद ही पहला सेकंड पहला टाइप कर दे सेकंड है पहला टाइप कर पहला नो आंसर नहीं है 0 1 0 2.5 तो देखा था कि उसने तो बोला लैंग्वेज मैं घर पे इनको इग्नोर कर रहा हूँ कुछ काम का नहीं है मैं अब कॉलेज का काम है जाए आगे अच्छा अभी ये जो आपका फॉर्मूला है ना, सी इफ यू लुक एट द फॉर्मूला, तो आर क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब फाइनेंसिंग कॉस्ट हुआ, यू क्या है, स्टोरेज कॉस्ट राइट, और आई क्या है, कुछ इनकम है, बेनिफिट है। तो अपनी बुक में क्या बोला है कि जो भी बेनिफिट है ना माइनस ऑल द कॉस्ट, दिस इज कॉल्ड नेट कॉस्ट ऑफ कैरी। इसको क्या बोलते हैं, नेट कॉस्ट ऑफ कैरी, के जो भी बेनिफिट आ रहा है माइनस हर एक टाइप की कॉस्ट, दैट इज कॉल्ड नेट कॉस्ट ऑफ कैरी, वो याद रखना। और कभी कभी क्या होगा कि आपका इन केस ऑफ सम कमोडिटीज ये जो फॉर्मूला है ना, आर प्लस यू माइनस आई, आई क्या इनकम है, और इनकम आप कैसे ला सकते हो, कोई चीज रेंट पे दे दो, सपोज गोल्ड मेरे पास 6 महीने पड़ा है और मैं कोई ज्वेलर को रेंट पे दे दूं तो मुझे 2% 3% रेंटल देगा, तो दैट इज माय इनकम। बट फॉर सम कमोडिटीज होल्डर्स ऑफ फिजिकल स्टॉक विल नॉट सेल, मतलब जिसके पास फिजिकल पड़ा है ना वो भले ही रेंट वेंट मिलता हो लेकिन बेचेगा नहीं, क्योंकि कुछ ऐसा है कि फिजिकल पोजीशन से उसको कुछ फायदा हो रहा है। सपोज मैं बहुत बड़ा ज्वेलर हूं और मेरे यहाँ गोडाउन में सोना पड़ा हुआ है, बराबर, चाहूं तो मैं रेंट आउट कर सकता हूं, बट मुझे क्या है कि कभी भी बड़ा ऑर्डर मिल जाए तो कभी भी गोल्ड की जरूरत पड़ेगी, तो अगर मेरे गोडाउन में पड़ा है सोना तो मुझे एक एश्योरेंस बना रहेगा, राइट, और इसलिए मैं बेचता नहीं। तो कुछ कुछ कमोडिटीज के लिए ऐसा होता है कि देयर इज अ नॉन मॉनेटरी बेनिफिट, क्या है, बेनिफिट है लेकिन नॉन मॉनेटरी बेनिफिट, मतलब यहाँ पे जो हमारा आई इनकम था ना वो रुपी टर्म्स में होता है, रुपी डॉलर या परसेंटेज, बट समटाइम्स बेनिफिट नॉन मॉनेटरी होगा और उसके लिए नाम है कन्वीनियंस यील्ड। उसको क्या बोलते हैं, कन्वीनियंस यील्ड। कन्वीनियंस यील्ड मतलब जिसके पास फिजिकल कमोडिटी है वो चाहे तो बेच के थोड़े पैसे कमा सकता है, बट वो ये नहीं कर रहा है। नहीं कर रहा है उसका क्या मतलब है कि फिजिकली होल्ड करने से उसको कुछ फायदा हो रहा है, so that फायदा is known as convenience yield। तो वो कॉन्सेप्ट और वो टर्म याद रखना। अपनी बुक में LOS 71B में देख लो, थर्ड पैराग्राफ में है, 71 या 51B में थर्ड पैराग्राफ। कन्वीनियंस यील्ड वाला पैरा पढ़ लो,
और फिर क्विज करने लगो। देख के आ गई। करें डिस्कस? हाँ अच्छा, नंबर 1 कि इसमें रिस्क फ्री रेट क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि पे ऑफ सर्टन होते हैं। पे ऑफ सर्टन मतलब क्या? डेरिवेटिव्स में तो सपोज फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया आपने कि 70 पे खरीदूंगा, तो आपको पता ही है ना कि उस दिन चाहे कुछ भी भाव हो, मुझे तो 70 देना है या 70 लेना है। सो दीज आर ऑल बेस्ड ऑन सर्टन पे ऑफ, तो इसलिए रिस्क फ्री रेट ही आएगा इसमें।
फिर आर्बिट्राज प्रिवेंट्स सी टू एसेट्स विद आइडेंटिकल पे ऑफ फ्रॉम सेलिंग एट डिफरेंट प्राइसेस। आर्बिट्राज के कारण ये हो ही नहीं सकता कि एक ही चीज अलग अलग भाव पे बिक रहा हो। ये कन्वीनियंस डील कब होगा, वो पहला में लिखा था, डिफिकल्ट टू सेल शॉर्ट। डिफिकल्ट टू सेल शॉर्ट मतलब बोरो करना उसको डिफिकल्ट है, इन सिंपल वर्ड्स। अच्छा, फिर ये फोर्थ अच्छा है कि यू कैन रेप्लिकेट अ फॉरवर्ड ऑन अ स्टॉक बाय। तो थिंक फॉरवर्ड ऑन अ स्टॉक मतलब क्या कि मैं अभी बोलूंगा कि एक महीने बाद लूंगा। सपोज आई वांट टू बाय फॉरवर्ड और सामने आप हो, तो मैं क्या करूंगा कि एक महीने बाद पैसा दूंगा। लेकिन आप जो पैसा चार्ज कर रहे हो वो क्या है, स्पॉट प्राइस प्लस ब्याज। मतलब ये तो ऐसा ही हुआ ना कि आप मुझे लोन दे रहे हो, स्पॉट प्लस ब्याज मतलब क्या हुआ, इट इज जस्ट लाइक यू बोरो द फंड्स एंड बाय द एसेट, राइट। और फिफ्थ में फॉरवर्ड प्राइस और स्पॉट प्राइस अगर सेम है, मतलब इसमें F0 और S0 सेम है, वो कब हो सकता है, R प्लस यू माइनस आई 0 हो, मतलब R प्लस यू इज इक्वल टू आई। मतलब फाइनेंसिंग कॉस्ट, स्टोरेज कॉस्ट शुड बी इक्वल टू इनकम, कोई भी इनकम, कन्वीनियंस डील बोलो या जो बोलो। सो बी, ऑप्शन बी, ठीक है। ऑनलाइन फाइन, Yes, sir. ठीक है। देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर, रीडिंग 72 या 52। टेंशन मत लो, सिर्फ पहला एलएससी करने का है। ये तो मुझे मीट पूछ रहा था, फोन करके मीट कहाँ चला गया, घर चला गया। तो भी आप चल लो। अरे बाकी अच्छा, सो ये जितना हमने अभी डिस्कस किया ना पिछले 1 घंटे में, वो ये सारे जो फॉर्मूला लिखे हैं ना, वो किसके फॉर्मूला है, प्राइस के फॉर्मूला है। दीज आर ऑल फॉर्मूला फॉर फॉरवर्ड प्राइसेस, ओके। सब में क्या लिखा है, F0 लिखा है ना, F0 F0 F0। So this was price of forward। अब फाइनेंस में जनरली प्राइस और वैल्यू वो इंटरचेंजेबली यूज करते हैं कई बार, कि फलाने स्टॉक का प्राइस इतना है, वैल्यू इतना है। और थोड़ा डिटेल में सोचो ना, तो क्या होता है कि जो मार्केट में भाव चल रहा होता है उसको प्राइस बोलते हैं, और अगर कोई आप वैल्यूएशन मॉडल से फाइंड करो तो उसको जनरली वैल्यू बोलते हैं। मतलब आई एम जस्ट गिविंग यू द जनरल प्रैक्टिस। सो पॉइंट इज कि नॉर्मल फाइनेंस में प्राइस और वैल्यू में ज्यादा कोई फर्क नहीं है, लेकिन जब हम डेरिवेटिव्स की बात करें और खास करके फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की बात करें, when we are talking about forward contracts, price is not equal to value। वैल्यू बिल्कुल अलग चीज है, वैल्यू बिल्कुल अलग चीज है। वैल्यू क्या है, वैल्यू इज इक्वल टू प्रॉफिट और लॉस ऑन अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, और प्रॉफिट और लॉस बट इन टर्म्स ऑफ प्रेजेंट वैल्यू, इन टर्म्स ऑफ प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। अच्छा, उसको समझना है तो फिर से एग्जांपल लेना ही पड़ेगा। मैंने जो सबसे पहले एग्जांपल दिया था ना, लेक्चर चालू किया ना, ये फॉर्मूला का एग्जांपल दिया था ना, गोल्ड वाला,
स्पॉट प्राइस क्या था 63,000, टाइम 1 मंथ था ना, रेट किया था 12%, यस और नो, और F0 फाइंड किया था 63,000 into 1.12 raised to 1/12, कितना आया था 63,598, बराबर, फाइन। अच्छा, अभी सपोज ये भाव पे मैंने लॉन्ग पोजीशन लिया, ये भाव पे भाव डिसाइड हो गया, कोई लॉन्ग जाएगा कोई शॉर्ट जाएगा, सपोज मैंने लॉन्ग पोजीशन लिया, मतलब मैंने क्या प्रॉमिस किया, आई विल बाय 1 तोला गोल्ड आफ्टर 1 मंथ एट 63,598, राइट। नाउ सपोज 5 days पास, 5 दिन पास हो गए, बराबर, और स्पॉट प्राइस 65,000 हो गया, हो सकता है 2 दिन में भाव बढ़ गया, स्पॉट प्राइस कितना हो गया 65,000, रेट अभी भी 12% है, राइट, और मैं स्पॉट प्राइस देखता हूं क्या 65,000 हो गया, तो इसका फायदा उठा सकते हैं अपने, कैसे कि मेरा ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट 1 महीने का था, अब 5 दिन पास हो गए, तो उस तरह से सोचूं तो टाइम कितना रहा 25 दिन बाकी है, इन टर्म्स ऑफ ईयर 25/365, तो अगर स्पॉट प्राइस इतना है तो फॉरवर्ड प्राइस कितना आएगा S0 1 + R रेज़ टू T, T आया 25/365, फाइंड करो, बराबर, फाइन। सो इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने ऑलरेडी लॉन्ग पोजीशन लिया था, हाँ, कि मैं खरीदूंगा 63,598 पे, अब मुझे भाव 65,507 मिल रहा है, राइट, तो इन दोनों का जो डिफरेंस आया वो मेरा प्रॉफिट हो गया, isn't it? Suppose for simplicity ये जब चालू किया ना तो 1 जनवरी था, जब चालू किया ना तो 1 जनवरी था, मतलब मैंने लॉन्ग पोजीशन किसके लिए लिया था 31 जनवरी, बराबर, फिर 5 दिन खत्म हो गए और फिर से किया, ये भाव भी कब मिलेगा 31 जन को, तो मैं ऐसा कर सकता हूं, इसमें तो ऑलरेडी पोजीशन लिया हुआ है लॉन्ग, और ये भाव पे शॉर्ट जा सकता हूं ना, तो एज ऑन 31 जन क्या होगा कि आई विल बाय एट 63,598 बट आई कैन रिसीव 65,507, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ 1909 रुपीस का पक्का प्रॉफिट है। कब मिलेगा ये प्रॉफिट 31 जैन को, लेकिन मुझे तो आज का वैल्यू ढूंढना है, तो इसका प्रेजेंट वैल्यू 1909 अपॉन 1.12 रेज़ टू 25/365, ये फाइंड कर लो। कितना 1894.24। सो 1894, दिस इज द वैल्यू, ये जो 1894 आया ना वो मेरे लिए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू हुआ, जो प्रॉफिट या लॉस एक्सपायरी पे होगा उसका प्रेजेंट वैल्यू,
यहाँ पे प्लस है क्योंकि भाव बढ़ गए हैं, अगर भाव घट गए होते तो मैं लॉस में होता और आंसर नेगेटिव आता। ठीक है, दिस इज द मीनिंग ऑफ वैल्यू इन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। वैल्यू मींस प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट या लॉस का प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, ऑनलाइन समझ रहे हो? By selling option, you will make money. Is that correct? If it is price increase as spot price. सॉरी क्या बोल रहे हैं? By selling, short is selling. Yes, मतलब we had already decided a price of 63,598 for buying, and the same thing you can sell at 65,507. So we can lock in a profit of 1909. The second one is a calculated one. No, but this also after 5 days, this forward price it will be available with some counterparty. Suppose मैंने पहले long किया था, that was against A, and now I am doing short against some other party B. फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एक्सचेंज नहीं होता है, बट अलग अलग पार्टी के साथ कर रहे हैं। बट दैट मींस के ऑन 31st Jan ए के साथ और बी के साथ नेट ऑफ करूंगा तो 1909 रुपए तो मेरे को मिलेंगे। सो इट इज नॉट जस्ट हाइपोथेटिकल, प्रैक्टिकली ये हो सकता है, राइट? Is it kind of arbitrage kind of? नहीं, दिस इज नॉट आर्बिट्राज, दिस प्रॉफिट इज प्रॉफिट। Three kind of profit. नो नो, दिस इज नॉट, सी प्रॉफिट इसलिए आ रहा है क्योंकि स्पॉट प्राइस बढ़ गया। अगर स्पॉट प्राइस घटा होता 63,000 से 65,000 हो गया, अगर 63,000 से 61,000 चला गया होता, so all this would show that we are in a loss. So this is not an arbitrage, right? अच्छा, और in terms of formula, ये जो हम आंसर लाए, right? In terms of formula, आज बोर्ड मेरे को छोटा पड़ रहा है, राइट? वैल्यू टू द लॉन्ग, जो बंदा लॉन्ग है उसका वैल्यू कहां से आया कि एक तो ये भाव 65,507, वो क्या है? फॉरवर्ड प्राइस है आज की तारीख में, फॉरवर्ड प्राइस मतलब F0 माइनस 63,598, मतलब जो भाव ऑलरेडी नक्की हो चुका है उसको नॉर्मली के बोलते हैं, के, उसको नॉर्मली क्या बोलते हैं? के, ये जो भाव ऑलरेडी नक्की हो चुका है, और फिर इसका प्रेजेंट वैल्यू, सो डिवाइडेड बाय 1 plus r raised to t, and if this is value to the long, तो वैल्यू टू द शॉर्ट सिंपली माइनस। लॉन्ग का फायदा है तो शॉर्ट का नुकसान होगा, वाइस वर्सा। और ये जो F0 है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, एनी ऑफ दिस फॉर्मूला, कोई कैलकुलेशन पूछने नहीं वाला है, बट आई एम जस्ट सेइंग F0 मतलब क्या? तो ये फॉरवर्ड प्राइस, डिपेंडिंग ऑन डेटा, फॉरवर्ड प्राइस जो भी फॉर्मूला लगाना पड़े वो लगाना। के से जब भाव नक्की समझ में आया सबको? So this is value of a forward contract. This is your LOS 72A. हम किए ना सर क्या? आप लोग किया तो this was your K. जो ऑलरेडी नक्की कर दिया ना? That is already K. 60,598. हाँ, ठीक है। और ये जो नया फॉर्मेट है डेरिवेटिव्स में, जो 72B है ना, पूरा का पूरा 72 जो B है ना, तो उसमें जो फॉरवर्ड रेट दिया है वो तो फिक्स इनकम वाला है, तो वो फिक्स इनकम में से ही करना। हमने अभी अभी किया था ना फिक्स इनकम में कि 2 साल का रेट है, 3 साल का रेट है, and we can find out the rate between 2 years and 3 years. तो वही का वही है, बट इससे कई ज्यादा डिटेल में हम लोग पढ़ चुके हैं फिक्स इनकम में, तो उसमें नहीं रखना, ठीक है? फाइन, टुमारो विल कंटिन्यू।
मजा नहीं बपोर सुन ले प्रिपरेशन करवा लें अच्छा प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे